अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा लेक्चर का टॉपिक है वो है एप्लीकेशंस ऑफ प्रपोजिशनल कैलकुलस। और ये हमारा प्रपोजिशनल कैलकुलस की डिफरेंट टेक्निक्स जो हमने स्टडी की हैं, डिस्कस की हैं, उसकी एप्लीकेशंस कुछ देखी हैं, उनका लास्ट टॉपिक है ये। सो वी विल डिस्कस टुडे अबाउट द सिस्टम स्पेसिफिकेशंस। So these are the 5 applications of propositional logic का propositional calculus। इसकी जो फर्स्ट एप्लीकेशन है वो है ट्रांसलेटिंग इंग्लिश टू propositional logic, जिसको मोस्ट वाइडली आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स में अपना कोर्स का जो स्टार्ट है वो यहीं से स्टार्ट लिया होगा, जिसमें आपके पास क्या था कि आपके पास जो इंग्लिश नेचुरल लैंग्वेज के जो स्टेटमेंट थे उसको आप कन्वर्ट करते थे लॉजिकल एक्सप्रेशन में, लाइक पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर। तो बेसिकली ये जो आपके पास एक्सप्रेशन आता था ये आप अपने इंग्लिश स्टेटमेंट्स को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करते थे। सो ये जो आपके पास जो फर्स्ट है ये आपके पास बाकी सारी एप्लीकेशन में भी मोस्ट वाइडली यूज़ होता है। देन हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है सिस्टम स्पेसिफिकेशन। अब सिस्टम स्पेसिफिकेशंस क्या हैं और प्रपोजिशनल कैलकुलस किस तरह से हेल्प करती है, इसमें आज के लेक्चर में हम यही डिस्कस करेंगे। सो बूलियन सर्चिंग का भी आपको आइडिया है कि जो भी हम सर्चिंग परफॉर्म करते हैं, जो लार्ज डाटा बेसिस हैं या कोई भी क्वेरी हम परफॉर्म करते हैं गूगल पे भी, तो उसमें अगर हम डिफरेंट जो कनेक्टिव्स हैं एंड और इनको अगर यूज़ करके हम अपनी सर्च करेंगे तो हमारे जो रिजल्ट है वो ज़्यादा एफिशिएंट आते हैं। जो हमारे एल्गोरिदम्स हैं वो इन्हीं को यूज़ करके ऑप्टिमाइज रिजल्ट परफॉर्म करते हैं। देन लॉजिक जो पजल्स हैं ये भी हमने इसके भी कुछ एग्जांपल सॉल्व की हैं कि जो लॉजिक पजल्स हैं उनको प्रपोजिशनल कैलकुलस और रूल्स को यूज़ करके किस तरह से सॉल्व किया जा सकता है। तो उसके लिए भी जो हमारे पास सबसे पहले है कि जो हमारे पास जो पजल्स की स्टेटमेंट्स होती हैं वो हमारे पास इंग्लिश में होती हैं, फिर उसको हम कन्वर्ट करते हैं अपनी लॉजिकल एक्सप्रेशन में, और फिर उस पर जो रूल्स लगाने के बाद हम उसमें से अपनी पजल्स को सॉल्व कर पाते हैं। देन लॉजिक सर्किट्स भी आपने आल्सो एक कंप्लीट कोर्स पढ़ा है DLD, उसमें आपको पता है कि हम सर्किट डिज़ाइन करते हैं, उसमें भी बैकेंड सारे हमारे पास जो रिजल्ट होते हैं वो बूलियन 0 1 की फॉर्म में होते हैं, और उसमें भी जो हमारे प्रपोजिशन कैलकुलस है बैकेंड वही हमारे पास लॉजिक इन्वॉल्व होती है, जिसमें अगर आपको कहा जाए कि आपको एक सर्किट डिज़ाइन करना है जिसके इतने इनपुट्स हैं और इतने आउटपुट्स हैं, तो आप इजीली अपनी प्रपोजिशनल कैलकुलस की नॉलेज को यूज़ करके वो सर्किट इजीली डिज़ाइन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि सिस्टम स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, प्रपोजिशनल कैलकुलस क्यों ज़रूरी है, हमें सिस्टम स्पेसिफिकेशंस में किस तरह से प्रपोजिशनल कैलकुलस हेल्प आउट कर सकती है। एज यू नो कि चाहे हमारा सिस्टम हार्डवेयर बेस्ड हो, सिर्फ सॉफ्टवेयर बेस्ड हो या दोनों के साथ हो, सिस्टम को डेवलप करने से पहले उनके स्पेसिफिकेशन यानी उनके रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट किया जाता है। तो जो रिक्वायरमेंट इंजीनियर है या जो हार्डवेयर इंजीनियर है वो सबसे पहले डिफाइन करता है अपने स्टेक होल्डर्स, कि उस सिस्टम के स्टेक होल्डर्स कौन हैं, कौन से ऐसे यूजर्स हैं या लोग हैं जिन्होंने सिस्टम को एक्चुअली में यूज़ करना है। देन उन यूजर्स की कैटेगरीज को डिफाइन किया जाता है। हर मॉड्यूल के हर रोल के अकॉर्डिंग यूज़र के डिफरेंट रोल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि अगर लाइब्रेरी की बात करें, लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम की, तो उसमें एक मेंबर्स होंगे, लाइब्रेरियन होगा, एडमिनिस्ट्रेटर रोल्स होंगे। तो रोल्स के लिहाज से हमने हर यूज़र की डिफरेंट कैटेगरीज डिफाइन करनी होती हैं। यहाँ पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल वो कैटेगरीज आपकी है यूज़र U10 तक, कि 10 आपने स्टेक होल्डर डिफाइन कर लिया। फिर आपने हर एक कैटेगरी हर एक क्लास में से डिफरेंट जो पर्सन्स हैं उनसे आपने रिक्वायरमेंट्स को कलेक्ट करना होता है। फॉर एग्जांपल ये आपका एक रोल था यूज़र रोल, उसमें से आपने डिफरेंट 5 पर्सन्स को आइडेंटिफाई किया और उनसे आप रिक्वायरमेंट गैदर करेंगे। अब ये जो पर्सन्स आपको रिक्वायरमेंट दे रहे हैं, क्योंकि हर पर्सन अपने ओपिनियन, अपने जो उसकी नॉलेज है, सिस्टम यूज़ करने का तरीका है, उस लिहाज से वो रिक्वायरमेंट दे रहा है। सो इन रिक्वायरमेंट्स को जो कि आपके पास मल्टीपल स्टेक होल्डर से आ रही है, इनको हमने चेक करना होता है कि ये आपकी रिक्वायरमेंट्स कंसिस्टेंट है या नहीं है। अब कंसिस्टेंट होना ये बहुत इम्पॉर्टेंट आपका पार्ट है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का, जिसमें आपके रिक्वायरमेंट कंसिस्टेंट हैं तभी आप जाके आगे फर्दर जो अपना डेवलपमेंट प्रोसेस है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और आपके रिक्वायरमेंट में कोई कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, अनएम्बिगुअस नहीं होती, तभी हम उन रिक्वायरमेंट को ऐसा बेस लाइन रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं और अपना डेवलपमेंट प्रोसेस उसके पास स्टार्ट करते हैं। सो जब हम इन यूज़र से रिक्वायरमेंट गैदर कर रहे होते हैं तो ये हमारे पास जो रिक्वायरमेंट है ये हमारे पास आती है नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में।
सबसे पहले तो इन जो नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म है हमारे पास ये डिस्क्रिप्शन आती हैं हर एक यूज़र के करस्पॉन्डिंग, उनको हम लिस्ट डाउन करते हैं रिक्वायरमेंट 1 रिक्वायरमेंट 2, और जब कलेक्टिवली हमने इनको चेक करना होता है वो ये चेक करना होता है कि रिक्वायरमेंट आपस में कंसिस्टेंट है या नहीं है, हर यूज़र ने एक ही तरीके से सिस्टम का मॉड्यूल की वर्किंग बताई है या नहीं बताई, तो ये वेरीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आज का लेक्चर में हम ये देखेंगे कि हम प्रपोजिशनल कैलकुलस को कैसे यूज़ कर सकते हैं ये चीज़ वेरीफाई करने में कि जब हम रिक्वायरमेंट हमारे पास मल्टीपल स्टेक होल्डर से आई हैं तो वो रिक्वायरमेंट्स आपस में कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है, क्या वो कंसिस्टेंट है, ये हमने इंश्योर करना होता है। सिस्टम स्पेसिफिकेशन में सबसे पहले जो हमारा काम है वो यही है कि हमारे पास जो स्टेटमेंट है जो कि मल्टीपल स्टेक होल्डर से है या एक ही स्टेटमेंट, लाजमी नहीं है कि आपकी जो रिक्वायरमेंट है अगर वो मल्टीपल स्टेक होल्डर से ही आ रही है तभी वो कन्फ्लिक्ट हो सकती है, आपकी अपनी स्टेटमेंट भी सम टाइम कन्फ्लिक्टिंग हो सकती हैं। तो हमारा काम है कि हमने मेक श्योर करना है कि जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं जो भी स्पेसिफिकेशन हैं बेसिकली वो आपस में कंसिस्टेंट हो। तो सबसे पहले ये काम करना है कि हमने वो जो स्पेसिफिकेशन हैं उनको हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म में। उसके लिए ऑफ कोर्स डिपेंड अपॉन द कितनी हमारे पास उस स्टेटमेंट में प्रपोजिशंस आ रही हैं और कौन कौन से कीवर्ड्स हैं कनेक्टिव्स हैं उनको यूज़ करके हम अपनी स्टेटमेंट को लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पे जो हमारे पास एग्जांपल है वो है द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंड व्हेन द सिस्टम फाइल इज फुल। सबसे पहले जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं प्रपोजिशंस को आइडेंटिफाई करें और उनको हम किसी भी लेटर से डोनेट कर देंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डोनेट किया है पी, द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन बी सेंट, और क्यू है हमारे पास द फाइल इज़ फुल। अब हमने देखना है कि ये जो स्टेटमेंट है ये लॉजिकल एक्सप्रेशन के साथ कौन सा एक्सप्रेशन सूटेबल है और कौन सी लॉजिकल एक्सप्रेशन की फॉर्म यहाँ बन सकती है। द ऑटोमेटेड रिप्लाई कैन नॉट बी सेंड व्हेन द फाइल इज़ फुल, तो ये हमारे पास है इम्प्लीकेशन व्हेन द फाइल इज़ फुल, जब ये होगा तभी हमारा जो ऑटोमेटेड रिप्लाई है वो कैन नॉट बी सेंड। ये हमारे पास जो बेसिकली इम्प्लीकेशन है उसकी फॉर्म है कि इफ़ दिस देन दिस, तो ये इसी को हम लिखेंगे, हमने इसको लेट किया पी और ये हमारे पास क्यू, तो ये हमारे पास जो है बेसिकली कैन नॉट है तो ये बेसिकली होगा निगेशन पी। ये हमारे पास बन गया क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी। अब ये हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन आ गया, सिस्टम को हमने स्पेसिफाई किया है, बेसिकली अभी सिर्फ स्पेसिफाई किया है, स्पेसिफिकेशन लिस्ट डाउन किया है यूजिंग लॉजिकल कनेक्टिव्स, यानी कि हमारे पास सिंपल अभी सिर्फ फर्स्ट फेज इसका कंप्लीट हुआ है जो कि ये था कि हमने इसको लॉजिकल कनेक्टिव्स की फॉर्म की वजह से लॉजिकल एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लिया है। अब जो हमारे पास ये एक्सप्रेशन बन गया है ये हमारे पास होना चाहिए कंसिस्टेंट, सिस्टम स्पेसिफिकेशन शुड बी कंसिस्टेंट, दे शुड नॉट कंटेन कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट दैट कुड बी यूज टू ड्राइव अ कंट्राडिक्शन, कि आपस में वो कोई भी ऐसे रिक्वायरमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास सेट ऑफ मल्टीपल स्टेटमेंट हैं जो कि आपके पास होती हैं हंड्रेड्स की फॉर्म में, मोर देन हंड्रेड्स की फॉर्म में, तो आपस में उनकी कन्फ्लिक्टिंग रिक्वायरमेंट्स वो नहीं होनी चाहिए, ना ही वो ऐसी हों कि उनका जो रिज़ल्ट है कंक्लूजन है वो कंट्राडिक्शन आए। दिस इज़ द सेकंड पार्ट जिसमें अब हम चेक करेंगे कि कंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस क्या होती हैं, किस तरह से हम चेक कर सकते हैं कि जो लिस्ट ऑफ प्रपोजिशंस हैं या नेचुरल लैंग्वेज से जिनको हमने कन्वर्ट किया है अपने लॉजिकल एक्सप्रेशन से, वो मल्टीपल एक्सप्रेशन जो हमारे पास हैं वो आपस में कंसिस्टेंट है। इसके लिए हमारे पास दो डेफिनेशंस हैं जो बेसिकली आपको क्लियर करेंगी कि सिस्टम स्पेसिफिकेशन की कंसिस्टेंसी कैसे चेक करनी है। A list of propositions is consistent if it is possible to assign truth values to the proposition variable so that each proposition is true. For example, लास्ट हमारे पास जो लॉजिकल एक्सप्रेशन था वो था हमारे पास क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, ये हमारे पास सिंपल एक प्रपोजिशन थी। अगर इसके साथ हम बात करें हमारे पास दो तीन प्रपोजिशंस और भी हैं जो कि है क्यू एंड पी और पी इम्प्लाइज निगेशन क्यू, ये मैंने रैंडमली लिखे हैं, किसी एग्जाम्पल के स्पेसिफिक पार्ट के लिहाज से नहीं लिखे। अब ये हमारे पास लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन है, तो अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन कि अगर हम इस काबिल हो जाएं कि हम हर प्रपोजिशन जो कि हमारे पास इन्वॉल्व है इसको हम ट्रुथ वैल्यूज़ जो असाइन करें और असाइन करने के बाद जो ये ओवरऑल इनका रिज़ल्ट आ रहा है वो ट्रू आ जाए, हर एक का जो रिज़ल्ट है ओवरऑल उस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बाद
अगर वो रिज़ल्ट ट्रू आ जाए तो हम कह सकते हैं कि वो रिक्वायरमेंट, जो लिस्ट ऑफ रिक्वायरमेंट्स होंगी हमारे पास, वो आपस में कंसिस्टेंट है, उनमें कोई भी इनकंसिस्टेंसी नहीं है। आई होप सो कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई है। और सेकंड डेफिनेशन है जो हमारे पास, वो ये है अ स्पेसिफिकेशन लिस्ट ऑफ कंपाउंड एक्सप्रेशन। अब वही एग्जांपल ले लें, बल्कि अभी हम यहाँ पे हम सिंपल दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, क्यू इम्प्लीकेशन निगेशन पी, और हम यहाँ ले लेते हैं पी एंड क्यू। ठीक है, ये हमारे पास कंपाउंड एक्सप्रेशन है फर्स्ट एंड टू इज कंसिस्टेंट इफ द कंजक्टिव ऑफ ऑल कंपाउंड एक्सप्रेशन इज नॉट अ कंट्राडिक्शन। कंजक्टिव मीन कि इन दोनों का अगर हम एंड लें और वो जो रिजल्ट करे हमारे पास ट्रू में, तो अगर वो कंट्राडिक्शन ना हो, मीन अगर फॉल्स ना हो, तो दैट्स मीन कि हमारा जो एक्सप्रेशन होगा वो कंसिस्टेंट होगा। नॉट अ कंट्राडिक्शन मीन कि वो ट्रू आना चाहिए। तो हम जो अपनी नेक्स्ट एग्जांपल्स हैं उसमें हम देखेंगे कि हम अकॉर्डिंग टू दिस और अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन किस तरह से अपने सिस्टम स्पेसिफिकेशन की कंसिस्टेंसी को चेक करते हैं। सो दिस इज अगेन नंबर व्यू अकॉर्डिंग टू फर्स्ट डेफिनेशन, कि सबसे पहले हमने देखना है कि जो हमारे पास लिस्ट ऑफ प्रपोजिशन है वो कंसिस्टेंस क्या होंगे, कि हम उनको ट्रूथ वैल्यूज असाइन करें, तो ओवरऑल जो प्रपोजिशन का रिजल्ट होना चाहिए चारों का वो ट्रू आना चाहिए। अगर वो ट्रू आ जाता है तो हम फिर कहेंगे कि जो हमारी लिस्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस है वो कंसिस्टेंट है, उनमें कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। तो इसके लिए सबसे पहले हमने काम करना है वो यही करना है कि ट्रांसलेटिंग सेंटेंसेस इनटू इन नेचुरल लैंग्वेज इनटू लॉजिकल एक्सप्रेशन, ये हमारा फर्स्ट काम है, और जो कि एसेंशियल पार्ट है फॉर स्पेसिफाइंग बोथ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर सिस्टम, दोनों के लिए, चाहे आप सॉफ्टवेयर सिस्टम पे काम कर रहे हैं या हार्डवेयर के लिए। सबसे पहला काम हमारा यही है कि जो हमारे पास जो उसकी स्पेसिफिकेशन या रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में है, तो उसको हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल एक्सप्रेशन में। देन सेकंड पार्ट है हमारे पास सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स टेक requirement in natural language and produce precise unambiguous specification that can be used for the basis of software development। अब जो हमारे पास ये लॉजिकल एक्सप्रेशंस आ जाएंगे उनको हमने चेक करना है कि वो रिक्वायरमेंट हमारे पास प्रिसाइज हो और अनएम्बिगुअस हो। तो बेसिकली इसी के इंश्योर करने के लिए, इसको मेक श्योर करने के लिए हम जो सेकंड स्टेप अपना परफॉर्म करते हैं, जो बेसिकली ये है चेक करना कि रिक्वायरमेंट हमारी कंसिस्टेंट है या नहीं है। सिस्टम कंसिस्टेंसी की एग्जांपल से पहले, मूव ऑन करने से पहले हमारे पास ये ज़रूरी है कि हम जो कंडीशनल स्टेटमेंट है पी इम्प्लाइज क्यू, इसको एक्सप्रेस करने के मल्टीपल वेज हैं। सो उनको मेक श्योर और क्लियर कर लेना कि अगर हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस में ये वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं इस तरह से, तो उनका मीनिंग क्या है। एक ही स्टेटमेंट को मल्टीपल वे से एक्सप्रेस किया जा सकता है, तो आपको भी इन मल्टीपल वेज को याद रखना है कि हम इम्प्लीकेशन को किस तरह से इसमें यूज़ करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट को मल्टीपल मेथड्स में शो किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास तो सिंपल इस फॉर्म में आ रही है तो आप इजीली उसको डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इम्प्लीकेशन है। लेकिन अनलेस, इफ़, क्यों पी, क्यों व्हेनेवर पी, क्यों फॉलोज फ्रॉम पी, इन सब का मतलब हमारे पास पी इम्प्लीकेशन क्यों ही है। अब इसको एक एग्जांपल से हम देखते हैं। फॉर एग्जांपल if Maria learns FM course, then she will find a good job। सो इसमें तो क्लियर है हमारे पास कि ये इफ़ और ये देन स्टेटमेंट है, तो ये इजीली हमारे पास इस कैटेगरी में आता है। तो हम इजीली लिख सकते हैं कि अगर इसको हम लेट करें पी और जो सेकंड स्टेटमेंट है इसको हम लेट करें क्यू, तो ये जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन बनता है वो बनता है हमारे पास पी इम्प्लीकेशन क्यू। लेकिन इसी स्टेटमेंट को हम मल्टीपल वेज में लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी बात करें कि अगर इसी एक्सप्रेशन को हम इस फॉर्म में लेकर आए, तो हम फिर कैसे लिखेंगे कि मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब। पहले क्यों की बात हो रही है, तो क्यों क्या था, मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब व्हेन शी लर्न्स एफएम कोर्स। मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब व्हेन, व्हेन पी क्या था हमारे पास, व्हेन शी लर्न्स
FM कोर्स। तो आई होप सो कि आपको क्लियर हो जाएगा कि एक ही रिक्वायरमेंट को हम मल्टीपल वेज में कैसे लिख सकते हैं। इसके अलावा मारिया विल फाइंड अ गुड जॉब अनलेस शी डज नॉट लर्न द FM कोर्स। तो एक ही रिक्वायरमेंट को हम कंडीशनल स्टेटमेंट को मल्टीपल वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो ये सब आपको फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। अगर इनमें से कोई भी वे ऑफ एक्सप्रेशन यूज़ हो रहा है तो आपको समझ में आ जाए कि ये पी इम्प्लीकेशन क्यों है। तो ये हमारे पास एग्जांपल है कंसिस्टेंट सिस्टम स्पेसिफिकेशंस की। इस एग्जांपल में सबसे पहला तो हमारा वही काम है जो हमने देखना है कि जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको नेचुरल लैंग्वेज की फॉर्म में गिवन है, नेचुरल लैंग्वेज से उनको हमने कन्वर्ट करना है लॉजिकल एक्सप्रेशंस में। ठीक है, जब वो लॉजिकल एक्सप्रेशंस में कन्वर्ट हो जाएंगे देन हमारा सेकंड काम है कि उनको ट्रुथ वैल्यूज असाइन करने के बाद ट्रुथ वैल्यूज़ को असाइन करने के बाद देखना है कि उन लॉजिकल एक्सप्रेशंस का जो रिज़ल्ट है वो ट्रू आ रहा है या नहीं आ रहा है। ये हमारे पास फर्स्ट डेफिनेशन के अकॉर्डिंग। और जो हमारे पास सेकंड डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या था कि जो एक्सप्रेशंस हमारे पास बनते हैं उनका जो कंजक्टिव है वो कंट्राडिक्शन ना आए, वो कंजक्टिव नॉट अ कंट्राडिक्शन हो। ठीक है, तो ये बाय बोथ डेफिनेशंस हम इसको वेरीफाई करेंगे कि ये जो एग्जांपल है ये हमारे पास कंसिस्टेंट स्पेसिफिकेशंस हैं या नहीं है। सो लेट्स मूव टुवर्ड द एग्जांपल, डिटरमिन वेदर दिस सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट। सो यहाँ पे हमारे पास 3 स्पेसिफिकेशंस गिवन है जो कि एक ही मॉड्यूल या एक ही रिक्वायरमेंट से रेलिवेंट है। सो द फर्स्ट वन इज द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर और इट इज़ रीट्रांसमिटेड। मैंने जो अपना कीवर्ड था, जो कनेक्टर था, उसको हाईलाइट कर लिया ताकि मुझे बाद में लिखने में आसानी हो। द डायग्नोस्टिक मैसेज इज़ नॉट स्टोर्ड इन द बफर, इफ़ द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर देन इट इज़ रीट्रांसमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्योंकि हाईलाइट ऑलरेडी कर लिया है और फॉर एग्जांपल फर्स्ट एक्सप्रेशन को अगर मैं लेट कर रही हूँ पी, द डायग्नोस्टिक मैसेज इज स्टोर्ड इन द बफर, और एंड द सेकंड वन को मैं लेट कर रही हूँ क्यों, तो इजीली हम इसको लिख सकते हैं पी और क्यों। द डायग्नोस्टिक मैसेज इज नॉट स्टोर्ड इन द बफर, इट इज negation p, and third one is simply if then else, so we can easily write p implication q। तो ये हमारे पास 3 स्पेसिफिकेशंस आ गई है जिनको हमने चेक करना है कि ये तीनों आपस में कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रही, कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं है। सो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले हमने इनको कन्वर्ट कर लिया है। अब अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट डेफिनेशन हम चेक करेंगे कि इनको ट्रुथ वैल्यूज असाइन करने के बाद जो ओवरऑल रिजल्ट है वो हमारे पास एटलीस्ट ट्रू आना चाहिए। अगर तो ट्रू आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स कंट्राडिक्टरी नहीं है, इनमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है, ये कंसिस्टेंट रिक्वायरमेंट है। इसको भी सॉल्व करने के हमारे पास 2 तरीके हैं। द फर्स्ट वन इज बाय ट्रुथ टेबल और सेकंड है कि हम इसको लॉजिकली एनालाइज करें और वैल्यूज़ को देखें कि हर वैल्यू को असाइन करने के बाद हमारे पास रिजल्ट क्या आ रहा है। सो हम इसको बाय ट्रुथ टेबल सॉल्व करेंगे। हमारे पास 2 ही प्रपोजिशन इन्वॉल्व हैं, पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू के कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास ट्रुथ वैल्यूज असाइन होती हैं वो 2 की पावर टू 4। तो हर पॉसिबल जो कॉम्बिनेशन बन सकता है वो हमने यहाँ पे लिख लिया है। ट्रू फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स, ट्रू ट्रू, फॉल्स ट्रू, फॉल्स ट्रू। देन अब जो हमारे पास जो एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, जो स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग एक्सप्रेशंस थे वो हमने सॉल्व करने हैं। तो ऑफ कोर्स ये इजीली हम सॉल्व कर सकते हैं। नेगेशन पी है, सिंपली हमने जो ट्रुथ वैल्यूज असाइन की थी पी को उनको अपोज कर देना, अपोजिट कर देना है। पी और क्यू भी सॉल्व करना इजी है कि वन ऑफ द प्रपोजिशन ट्रू हो तो हमारे पास रिजल्ट ट्रू आता है। एंड इम्प्लीकेशन भी हमारे पास तभी सिर्फ फॉल्स होती है जब हमारे पास P ट्रू हो और Q फॉल्स हो, उस केस में रिजल्ट फॉल्स आएगा। अदरवाइज हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा। वो सिर्फ ये हमारे पास केस बनता है कि जब आपके पास P ट्रू है और Q फॉल्स है, उस केस में आपके पास जो बाय इम्प्लीकेशन है उसका रिजल्ट फॉल्स आता है, अदरवाइज हर केस में ट्रू होता है। अब हमने इसको एनालाइज करना है कि हमारे पास हर पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू असाइन करने के बाद क्या कोई ऐसी अक्रस आ रही है जिसमें ये सारी जो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्रेशन थे वो रिजल्ट कर रहे हैं ट्रू में। तो यस, आपको यहाँ पे नज़र भी आ रहा है कि हमारे पास ये एक ऐसी अक्रस है जिसमें तीनों लॉजिकल एक्सप्रेशंस की जो वैल्यूज़ हैं, ट्रुथ वैल्यूज़, वो ट्रू आ रही हैं। तो हम कह सकते हैं सो
दी सिस्टम स्पेसिफिकेशंस आर कंसिस्टेंट। जो हमारी फर्स्ट डेफिनेशन थी उसके अकॉर्डिंग हमारे पास यही रिजल्ट बनता है। हमने यही कहा था कि हम चेक करेंगे कि वो तीनों आपस में ट्रू आनी चाहिए जो उसका रिजल्ट है, तो उस वैल्यू से साइन करने के बाद। अब फर्स्ट अकरेंस को देखें तो हमारे पास ये जो थी ये इसमें फॉल्स आ रही थी, इसमें भी 2 फॉल्स आ रही थी और इसमें ये एक फॉल्स। तो हमारे पास इस अकरेंस में ये एटलीस्ट वंस होना चाहिए। आपके तो टेबल में एटलीस्ट वंस अगर आ रहा है तो हम कहेंगे कि ये रिक्वायरमेंट्स आपस में जो स्पेसिफिकेशन है वो कंसिस्टेंट हैं। सम टाइम ऐसा होगा कि वो आपस में कंसिस्टेंट नहीं होंगी। ठीक है, तो आई होप सो आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि हमने सिर्फ ये चेक करना है कि एटलीस्ट जो इन लॉजिकल एक्सप्रेशंस को जब हमें टूथ वैल्यूज असाइन की हैं तो जो उनका ओवरऑल रिजल्ट है वो एटलीस्ट आपके पास एक अकरेंस ऐसी हो जिसमें सब की वैल्यूज़ ट्रू आ रही हो। अगर वो ट्रू आ रही हैं तो हम कहेंगे कि वो सिस्टम स्पेसिफिकेशंस कंसिस्टेंट हैं, उस आपस में उनका कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। देन बाय अगर सेकंड डेफिनेशन देखें, सेकंड डेफिनेशन में हमने कहा था कि हम हर एक एक्सप्रेशन का कंजक्टिव लेंगे। तो कंजक्टिव का क्या मतलब है कि हम हर एक के साथ एंड लगा के उसको सॉल्व करेंगे तो उसका जो रिजल्ट है वो ट्रू आना चाहिए। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि इन तीनों में एंड है और एंड हमारे पास अगर यहाँ पे 3 प्रपोजिशंस है 1 2 3। ठीक है, तो तीनों अगर ट्रू होंगी तभी हमारे पास रिजल्ट ट्रू आएगा और वो हमारे पास सिंपल यही केस है जिसमें हमारे पास तीनों ट्रू हैं तो आपके पास रिजल्ट ट्रू आता है, बाकी सारे जो हैं ये फॉल्स आ रहा है। सो अभी भी हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास एटलीस्ट वन अकरेंस है जिसमें जो इसका कंजक्टिव है वो रिजल्ट कर रहा है ट्रू में। तो ये केस है जब हमारे पास P फॉल्स हो, Q हमारे पास ट्रू हो, तो उस केस में हमारे पास जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कंसिस्टेंट होंगी। सो आई होप सो कि आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि हमने सिर्फ एक अकरेंस देखनी है कि वो अकरेंस में हमारे पास रिजल्ट ट्रू आ रहा है, हमने बाकी सारी वैल्यूज़ को इग्नोर कर देना है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। सो कोई भी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, चाहे आप लॉजिकल पजल्स सॉल्व कर रहे हैं तो लॉजिकल पजल्स में भी आपके पास जो पजल्स की डिस्क्रिप्शन है वो नेचुरल लैंग्वेज के फॉर्म में होती है, तो हम उन पजल्स की डिस्क्रिप्शन को भी कंसिस्टेंट वेरीफाई कर सकते हैं यूजिंग दीज टू डेफिनेशंस। जैसे आपको पता है कि सुपरमैन वाली एग्जांपल आपने सॉल्व की है तो उसमें भी हमने एंड यूज़ किया था। तो अगर आप उसका ट्रूथ टेबल बनाएं तो आप उसको प्रूव कर सकते हैं कि वो आपस में जो डिस्क्रिप्शन थी क्या वो कन्फ्लिक्टिंग तो नहीं थी। तो ये आपका टास्क है, आप इसको सॉल्व करें। जो सुपरमैन वाली एग्जांपल थी, आपकी पजल थी कि डज द सुपरमैन एग्जिस्ट, उसको आप इस मैकेनिज्म से सॉल्व करें और बताएं कि क्या वो जो स्टेटमेंट थी क्या वो कंसिस्टेंट है आपस में या नहीं है। अर्थो कि वो सिस्टम स्पेसिफिकेशन नहीं है बट वो एक डिस्क्रिप्शन है आपकी पजल की, तो उनको भी हम इस वे से चेक कर सकते हैं कि वो कन्फ्लिक्टिंग है या कंसिस्टेंट है। थैंक यू सो मच। आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है, जो बेसिकली हमारा प्रपोजिशनल कैलकुलस था। अब हम मूव करेंगे अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ। अगर आपको कोई क्यूरी हो तो आप मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं।